हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई? सबको गुड मॉर्निंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। अच्छा, लास्ट क्लास की पीडीएफ मिल गई थी आप सबको? नोट्स मिल गए थे? ओके। राइटिंग समझ आ रही थी सबको? लिखा हुआ समझ आ रहा था? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उसको बहुत डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है, बट जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट कवर कर लूंगा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि समझ आया है या नहीं, तब आप अपनी बात बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको लेक्चर पूरा सुनना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गई बात जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ? ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, जितना स्टार मार्क करना चाहें उतना स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपका अपना मन है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को स्टार्ट करें क्या? शैल आई स्टार्ट? ओके, मुझे सबके रिप्लाई चाहिए, केवल 4 लोगों का रिप्लाई आया अभी तक, सबके रिप्लाई चाहिए। हाँ, ओके, कूल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, देखें। एक रिएक्शन दे रखी है, पर्टिकुलर रिएक्शन ए टू बी। हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है ए टू बी। अब इस रिएक्शन में ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूं तो रेट इक्वेशन आपकी बनेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए जो रेट इक्वेशन हम बनाएंगे, आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, यही बनेगा। इज इट क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। अब पावर 1 कंसंट्रेशन की करने का जो मेन रीजन है, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक डिस्कस कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर हमारे क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं जो कंसंट्रेशन की पावर में बैठते हैं जाके रेट इक्वेशन में। तो रेट की इक्वेशन अगर हम लिखें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए, डेट विल बिकम आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताए कि सर ये कैसे आ रही है, किस तरीके से आ रही है। डन है ना? सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहां तक तो सबको आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, रिएक्शन रिएक्शन whose rate depends upon first power of concentration are known as first order kinetic, first order of reaction. इज इट क्लियर? भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसका रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की पावर फर्स्ट पे, वो आपकी क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होंगी। डेफिनेशन से भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है क्लियरली। अब हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले चाहिए, और उन फॉर्मूलों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डेरिवेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और उस डेरिवेशन में जहां जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, कितने लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, सारे के सारे, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो आपके बायो बैकग्राउंड से हैं? बायो वाले अपने आप को बता सकते हैं, यस यस। मैथ वाले रहने दीजिए, बायो वाले बता सकते हैं। ओके ओके, चलिए। तो क्या बायो वालों को बेसिक इंटीग्रेशन आता है? बायो वालों को बेसिक इंटीग्रेशन आता है?
ठीक है, ओके, देन ओके, फिर तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ प्रत्युष, मैं समझ गया आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना इस छोटे से इंसान को कैसे पता चलता कि मैथ्स के बच्चे भी आपसे पढ़ रहे हैं ना। चलिए आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्या डेरिवेशन क्या होगा, पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का डेरिवेशन हमारा क्या होगा। एक रिएक्शन दी हुई है ए टू बी, वही सेम कि भाई रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन गया। जब हमने टाइम इज इक्वल टू जीरो के लिए कंसीडरेशन किया, टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, कभी टाइम जीरो तो होता नहीं है, बट हम यहाँ पे कंसीडर क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब है इनिशियल कंडीशन, जब हमने रिएक्शन में केवल और क्या था, रिएक्टेंट था, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, जीरो टाइम बोलते हैं। इज इट क्लियर? टाइम तो जीरो होगा नहीं, बट हम जहां पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे स्टार्ट करेंगे उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे, जीरो टाइम बोलेंगे। तो जब हमारा t इज इक्वल टू जीरो है, उस टाइम पे हमने रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन कंसीडर करी है वो करिए ए नॉट, क्या किया है, ए नॉट। इज इट क्लियर? और बी हमारे पास कुछ था ही नहीं, जब बना ही नहीं तो था ही नहीं। अब जब हमारे पास टाइम इज इक्वल टू टी हो गया, यानी कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, ये पर्टिकुलर टाइम का मतलब ये भी हो सकता है कि ये कंप्लीट हो सकती है रिएक्शन, ये हो सकता है कि 50% हो, ये हो सकता है 30% हो, यानी ये टाइम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो आपके दिमाग में आ रहा है, आफ्टर जीरो कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, अब यहां पे क्या होगा कि इसमें से मैंने मान लिया कि इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, ये अमाउंट जो माइनस हुआ डेट इज एक्स, और ये एक्स माइनस होके यहां पे क्या फॉर्म हो गया, एक्स फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? और ये जो ए नॉट माइनस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं ए टी, यानी एट एनी टाइम टी, जो आपकी ए की कंसंट्रेशन है उसको हम बोलेंगे ए टी, और इस एक्स को हम लिख सकते हैं बी टी, एट एनी टाइम टी जो बी की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट बना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टी हो जाएगी। इज इट क्लियर? अरे हाँ हाँ, बताया, समझ आया? पक्का एकदम, देख लो, अगर आपको पहले स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो फिर बता देना, पता चला अगले स्टेप में मैं चला जाऊं फिर आप कहो कि सर ओहो सर निकल गया, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए हाँ एक बार फिर से देखो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है ए टू बी, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब हमारा टाइम इज इक्वल टू जीरो था तो हमारी ए की कंसंट्रेशन थी ए नॉट, ठीक है, और बी की कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। अब t इज इक्वल टू टी में हमने क्या करा कि ए नॉट में से कुछ पोर्शन जो है वो आपका कम हो गया, और वही पोर्शन आपका किसका बन गया, बी का, और जो ये पोर्शन कम हुआ है इसको हमने लिख दिया ए नॉट माइनस एक्स, जो किसके इक्वल होगा, ए टी के, और जो x बना है ये x, ये किसके इक्वल होगा, बी टी के। सो अब क्लियर सबको एकदम? चलो आओ अब इससे आगे बढ़ते हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। आइए अब मैं आपसे कहूं कि भाई ए और बी के रेस्पेक्ट में रेट की एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, यही लिख सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस डी बी बाई डी टी। अरे यही तो लिखेंगे, इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन है? नहीं है। अच्छा डीबी बाई डी टी या डी ए बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर आप निकालोगे तो ये आपका क्या बनेगा, डी ए की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय आपका टाइम कितना चेंज हो रहा है, टी माइनस जीरो, तो हम इसको लिख देते हैं डी टी इस तरीके से। अब आप यहां से देखें तो ए नॉट और ए नॉट अगर कैंसिल आउट होगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। क्या बनेगा, सही कह रहा हूं मैं? आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी एक्स बाई डी टी बन जाएगी। जितना आपका कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो रहा है वही आपका क्या बन जाएगा, आर रेट बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब इस डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स। अब फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान करो,
यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। आप अपनी कॉपी में अगर लिख रहे हो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखो ध्यान से, हाँ मैं फिर से बता देता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी और प्लस डी बी बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का मतलब है, ए क्या है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन चेंज कितनी हो रही है। तो कंसंट्रेशन चेंज कितनी हो रही है, ए नॉट माइनस एक्स में से ए नॉट को माइनस कर दिया। अच्छा चलो, ए के रेस्पेक्ट में नहीं ले पा रहे तो बी के रेस्पेक्ट में ले लो। बी की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0। तो x माइनस 0 डेट इज इक्वल टू क्या आएगा, x। और टाइम में चेंज कितना हुआ है, dt, t माइनस 0। अब आ गया समझ में अदिति, इज इट क्लियर। अब पहली इक्वेशन आपसे क्या कह रहा है कि r इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब a की पावर 1 इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पे जो आपकी कंसंट्रेशन है उसके बारे में आपसे बात करना चाहता है। आप थोड़ा सा खुल के उसको समर्थन दीजिए तो आपको बता भी देगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, क्या है r की वैल्यू, dx बाई डी टी। आर की वैल्यू सबको समझ में आ रही है, dx बाई डी टी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू dx बाई डी टी है। हाँ जी बहुत सही, इतना अगर समझ में आता है तो ये हो गया dx बाई डी टी, बहुत सही। अच्छा, k एज इट इज, किसी पर्टिकुलर t पे जो आपकी कंसंट्रेशन है a की, वो क्या है, किसी पर्टिकुलर t पे टाइम पे a की कंसंट्रेशन क्या है, एटी की वैल्यू क्या है, ए नॉट माइनस एक्स। एटी की वैल्यू क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए नॉट माइनस एक्स। अब आपको यहां से, अगर मैं यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं इसके t को एक तरफ सेपरेट कर लूं, dt को, और x की टर्म को एक तरफ सेपरेट कर लूं, तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूं। मैं वेरिएबल सेपरेशन अगर कर लूं तो इंटीग्रेशन में आसानी से कर पाऊंगा क्या। ओके, रिप्लाई नहीं आ रहे तुम लोगों के, क्या गायब हो गए सब लोग, हैं अभी सेशन में, चलो चलो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे। बहुत सही। एक एक कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जागते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो, काम आएगा आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन करोगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ये हमने वेरिएबल सेपरेशन कर दिए। और वेरिएबल, हाँ वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद अब हम करेंगे इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट, यानी जिसको हम बोलते हैं आपका डेफिनेट इंटीग्रल। क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। आइए, ऑन इंटीग्रेटिंग अंडर द लिमिट्स। तो लिमिट्स के अंदर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा, आओ 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 गब्बर आओ, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो हमारा क्या हो जाएगा, dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब मुझे ये बताओ, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी, टाइम इज इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी, जल्दी से बताओ फटाफट से। टाइम 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी, जीरो जीरो। तो अब आ गया समझ में, जब टाइम हमारा 0 था उस समय हमारा केवल और केवल कंसंट्रेशन किसकी थी, रिएक्टेंट की। उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ था, कुछ भी कम नहीं हुआ। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और जब हमारा टाइम t हो गया तो उस टाइम पे x की वैल्यू क्या थी, जो डिसोशिएट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या थी, x। आ रही बात समझ में। जब हमारा टाइम t था तो उस टाइम पे जो डिसोसिएशन फैक्टर था वो कितना था, x था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लिमिट में ऐसे ले लिया। क्या ये लिमिट लेना सबको समझ में आया कि सर ये लिमिट कैसे आ रही है, किस तरीके से।
एकदम क्लियरली देखो, करीब 40 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे पास रिप्लाई केवल 5 या 6 के आ रहे हैं। तो या तो बाकी लोग इस समय मौज मार रहे हैं कि जूम क्लास है क्या ही करना है, तो बताते रहो। देखो मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, तभी हमें समझ में आएगा। कुछ ऐसे क्लास से बाहर कुछ और एक्टिविटी अभी मत करो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? ओके चलो आ जाओ। अब यहां से भाई साहब सिंपली अगर समझें, अरे क्या हो गया, हाँ यहां पे अगर हम समझें कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ए नॉट माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? किसी को कोई आइडिया, थोड़ा बहुत भी दिमाग में कुछ भी हो? तो आपको एक चीज पता होगी शायद, अगर मैंने dx अपॉन एक्स की बात करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, तो dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है? ln x बनता है, ठीक है? और अगर इसी टर्म को मैं लिख लूं dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट तो कांस्टेंट है, यहां पे क्या बन जाएगा? माइनस ln ए नॉट माइनस एक्स। माइनस भी आएगा, ध्यान रखना। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे x के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इंटीग्रेशन तो आपने सीखा ही होगा इतना। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, और dx अपॉन ए नॉट कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ln ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है? तो उसको एग्जैक्ट मैंने यहां पे लिख दिया, तो यहां पे वैल्यू मेरी आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ln ए नॉट माइनस एक्स, और आपकी लिमिट्स क्या है? 0 टू x, और यहां पे आपका क्या बनेगा? k आपका बाहर आ जाएगा, अंदर आपकी लिमिट बनेगी t, और यहां पे 0 और t। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करना आता है हमें, हमने तो यही सीखा है। तो बस आप वही कर दीजिए जो आपने सीखा है फटाफट से। क्या बनेगा आपका? तो यहां पे आपका आ जाएगा ln ए नॉट माइनस एक्स, मैंने अपर लिमिट पुट करी है, माइनस माइनस ln क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस 0, ये आ गई लोअर लिमिट, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा? के टी माइनस 0, ये बन जाएगा। अब इसको आप और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ln माइनस का ए नॉट माइनस एक्स प्लस ln ए नॉट इज इक्वल टू के टी। अब ये आगे माइनस लगा हुआ है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, जिससे हमारा, अरे यार एक तो भाग जाता है ऊपर, ये हमारा क्या हो जाएगा? और क्लियर समझ में आ जाएगा हमको। ये हो जाएगा आपका ln ए नॉट माइनस ln ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। एक तो इक्वेशन ये हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 2, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दीजिए। यहां तक, इतने स्टेप तक, इक्वेशन फर्स्ट से लेके इक्वेशन सेकंड तक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? इक्वेशन फर्स्ट से लेके इक्वेशन सेकंड तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई, तो अब आगे की बात। अब मेरे को ये बताइए, log a माइनस log b किसके इक्वल होता है? ln a माइनस ln b किसके इक्वल होता है? आपको लॉग तो सॉल्व करने आते होंगे थोड़े बहुत। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रगति, बहुत बढ़िया प्रत्युष, आदित्य ने भी सही आंसर दिया है, आरुषि ने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया है, संजना, क्या बात है, सारे बच्चे जानते हैं इसके बारे में। तो सारे बच्चे अगर इसके बारे में जानते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। क्या बात है, इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि मेरे को केवल ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, अरे बहुत स्मार्ट हो यार प्रत्युष तुम, तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? केवल ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, अब एक और देखो ध्यान से, हाँ
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप एक और चीज देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं ln a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी, तो क्या मैंने गलत लिखा है या क्या सही एक्सप्रेशन है? दोनों में से क्या चीज आपको लगती है, सही है या गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? ln a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी, सही है, बहुत बढ़िया, पक्का। तो भाई इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब आप कहोगे सर ये इतनी छोटी छोटी इक्वेशन क्यों लिखवा रहे हो? अरे लिखवा रहे हैं ना, नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी बढ़ती जाएगी, आपको एग्जैक्टली कौन सी इक्वेशन याद रखनी है ज्यादातर वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, अच्छा। अब किसी ने मुझसे कहा कि सर ये जो नेचुरल लॉग है मैं इसको ना 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? 10 बेस लॉग में। क्या कर सकते हैं 10 बेस लॉग में? हमारे पास कुछ ऐसा मंत्र है क्या 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करने का? नेचुरल लॉग से 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, पक्का? 2.303 लॉग, हाँ बहुत सही, ओके। तो मैंने क्या करा कि भाई यहां पे ln की जगह पे लिख दिया log a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। क्या सही लिखा है मैंने, ये गलत है? ये वाला टर्म जो मैंने लिखा है सही है या गलत है? सही है, पक्का, श्योर, एकदम? अरे क्या बात है यार, तुम लोग तो काफी पढ़े लिखे लगते हो फिर। चलिए यहाँ पे ये आपकी log 10 बेस हो गई। चलिए इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अरे क्या बात है, इतनी सारी इक्वेशन करवा दी मैंने। अब देखो, अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहा हूं। मैं इसलिए जा नहीं रहा था क्योंकि अभी तक तो ये कहानी आपकी बची हुई थी। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब ये तीसरी इक्वेशन है, इससे अगर मैं एक्सपोनेंशियल निकालूं तो आपका क्या बनेगा? a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर के टी। क्या सही कह रहा हूं? एक्सपोनेंशियल अगर निकालें तो ई टू दी पावर के टी बनेगा। अच्छा, और यहां से अगर मैं a नॉट अपॉन, यहां पे ध्यान रखना a नॉट माइनस एक्स किसके इक्वल था? 80 के इक्वल था। किसके इक्वल था? 80 के। ये याद रखिएगा, a नॉट माइनस एक्स किसके इक्वल है? 80 के इक्वल है, ठीक है? तो अगर मैं यहां पे a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स को 80 के इक्वल लिख दूं तो a नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या बनेगा? e टू दी पावर के टी। अब मैं केवल तुमसे एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं 80 का, तो 80 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका? 80 का एक्सप्रेशन बनेगा a नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। इज इट क्लियर? पक्का? देख लो एक बार, कहीं कहोगे सर गड़बड़ कर दिया आपने। सही किया है मैंने। 80 इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। माइनस क्यों आया? क्योंकि ई टू दी पावर के टी यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है? कोई अपनी कॉपी में लिख तो नहीं रहा है? कितने लोग हैं जो जो मैं लिखवा रहा हूं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं? ओके। या कितने लोग इस इंतजार में नहीं कर रहे? ओके, अपन कर रहा है, लिख रहे हैं, ओके। लिखते रहे ना, लिखते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, वरना सो जाओगे थोड़ी देर में। वरना ऐसा लगेगा सर लोरी सुना रहे हैं और लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी चल रहा है फिर, है ना? अब देखो इसी इक्वेशन में अगर मैं निकालना चाहता हूं x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, देखो a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी a नॉट माइनस ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, यही आएगी। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी, इक्वेशन नंबर 8। और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन,
लिख लीजिएगा इसको। लिख लिया सबने? चलिए, अब हमने सारी चीजों की चर्चा कर ली। अब हमें किसकी चर्चा करनी? के की चर्चा करनी। के निकालना है। अब के क्यों निकालना होगा? क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में दो चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक आपका के की वैल्यू पे और दूसरा आपका टी की वैल्यू पे। इन दो वैल्यू पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। किसके अंदर? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर के या टी, टी या के, यही सारी चीजें आपसे पूछता रहेगा बार बार। आ जाओ, अब मेरे को के निकालना है तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन में। अब पहली इक्वेशन देखो, यहां से अगर मैं, कहां गए हम, इस इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं। इस इक्वेशन थर्ड में अगर मेरे को के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, यही हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो हमें क्या मिल जाएगा? के की वैल्यू मिल जाएगी 1/t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। एक इक्वेशन हमारी ये मिल गई। इसका नंबर हमारा क्या है? नंबर हमारा 9 है। ठीक है। और इस 9 इक्वेशन के बाद जो हम 10th इक्वेशन लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हमारी वही होने वाली है, जिसका नाम है 10 बेस लॉग। तो हमारे पास एक इक्वेशन और आएगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम दे दो 10, और ये 10 बेस लॉग इक्वेशन है। 10 का दम चल रहा है ये, और 10 का दम में हमारे पास जो इक्वेशन आपको मिली है वो आपको क्या मिली है? 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। यहां तक जो 10 तक हमने सफर किया है, 10 इक्वेशन तक का जो हमारा पूरी जर्नी हुई है, इस पूरी जर्नी में किसी को कोई भी कंप्लेन, कोई भी डाउट, कुछ भी समझ ना आया हो? ऑल क्लियर है एकदम? नो डाउट? नो सर, एकदम बढ़िया है। देखो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो ये सबका जो काम आएगा वो आएगा आपका इनके एप्लीकेशन में। देखो, फॉर्मूले तो लिखना, फॉर्मूले डिराइव करना बहुत आसान है, उनको अप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता है कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत मैं आपसे जरूर करवाऊंगा, और वो मेहनत के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहां तक आपको कोई इक्वेशन में कोई दिक्कत? चलो, अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे, एक दिन मैंने कहा था, पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम की एक चीज होती है। बताया था मैंने कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो पता है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अरे बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए, तो आप क्या बता पाएंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चलिए फटाफट से एक्सप्रेशन बताइए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कितना आएगा आपका? ये आपका जेई में आ चुका है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन आया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू एट विच एक्सटेंट द रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। क्या बात है प्रत्युष, बहुत बढ़िया। तुम यार एक हीरे लड़के हो एकदम है? हाँ, बाकी लोग बताएं भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन क्या निकालेंगे आप? अगर आपको पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे, क्या, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे उसकी? अच्छा चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हम सब जानते हैं, अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, है ना? यही था, अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू।
बहुत सही अनिकेत, क्या बात है, आपने तो एकदम करेक्ट आंसर बता दिया मुझे। तो अमाउंट डिसोशिएटेड, आपको सबको पता है कि इनिशियल वैल्यू थी ए नॉट, तो मैं भाई सबसे पहले तो नीचे की वैल्यू लिख देता हूं ए नॉट। और अमाउंट कितना डिसोशिएट हुआ है, अमाउंट डिसोशिएट हुआ है एक्स, है ना। अब मैंने आपको एक एक्स का एक्सप्रेशन निकलवाया था, किसी को याद है एक्स का एक्सप्रेशन जो निकलवाया था? अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ऊपर हमने बात करी है एक्स के एक्सप्रेशन की, तो वहां से मैंने एक्सप्रेशन आपका एक्स का कैलकुलेट करवाया था। अल्फा की वैल्यू वहीं से निकल के आएगी एक्स के एक्सप्रेशन से, डेट इज ए नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाय ए नॉट। ये हो गया। ए नॉट और ए नॉट को निपटा दो, क्या बोलते हैं, लोहा लोहे को काटता है, तो लोहे ने लोहे को काट दिया भाई, खत्म हो गई कहानी। तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ओहो हो, बड़ी मुश्किल से निकल के आई है। ये आपकी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपकी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई बताएगा इक्वेशन नंबर कौन सी है? ये इक्वेशन नंबर 10 11 कौन सी है ये? दिस इज इक्वेशन नंबर, अब जो लिख ही नहीं रहे कॉपी में वो कैसे बताएंगे सर इक्वेशन नंबर कौन सी है? तो बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 11। ओके चलो, बहुत सही। तो अब मेरे को सबको समझ में आ गया कि अगर मेरे से पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा तो भी मैं बता दूंगा, अगर मेरे से पूछा जाएगा के का एक्सप्रेशन क्या होगा तो भी मैं बता दूंगा, अगर मेरे से पूछा जाएगा एक्स की वैल्यू क्या होगी तो भी मैं बता दूंगा। तो मेरे को भाई अब ये बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी हैं इन एक्सप्रेशन के बेसिस पे कि किसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। इज इट क्लियर? चलो आ जाओ। ओके, अब मैं तुमसे आगे बढ़ता हूं, आगे थोड़ा सा ग्राफ की तरफ भी मूवमेंट करने वाले हैं थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ दो चार चीजें जो रह गई हैं वो आपको मैं समझा दूं जरा, फिर आपको ग्राफ और क्वेश्चंस के पास लेके जाऊंगा और फिर आपसे कहूंगा कि इनको देखो करके क्या आपको समझ आ रहे हैं। आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि रेट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर में, आइए देखते हैं, रेट वर्सेस टाइम। तो एक सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन का नाम था R इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स। ये इक्वेशन मैंने लिखी थी। इस ए नॉट माइनस एक्स को हम ए टी भी बोलते हैं, तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के ए टी हो जाएगा। ये मैंने एक्सप्रेशन आपको लिखवाया था, याद है किसी को? सबको याद है, चलिए। अब आपको मैंने ये भी लिखवाया था कि एटी की वैल्यू ए नॉट के साथ किस तरीके से चेंज होती है, ये भी मैंने आपको लिखवाया है। एटी इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, ये लिखवाया। तो हम यहां से क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो जब भी आपसे आपका रेट और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा जाए फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, के कांस्टेंट है, ए नॉट कांस्टेंट है, ये आपका माइनस एक्सपोनेंशियल है किसका, मतलब माइनस एक्सपोनेंशियल है, और के कांस्टेंट है और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, यानी टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। धीरे 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 टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे 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 रेट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रेट एक्सपोनेंशियली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इसमें आपसे हो सकता है एक्सप्रेशन पूछ ले ये, या हो सकता है ये पूछ ले कि फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन रेट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विद टाइम, किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऐसी है जिसमें आपका रेट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। आ गया समझ?
ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम मजा आ गया, जिंदगी बन गई हमारी। चलिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपको हाफ लाइफ और फुल लाइफ कैलकुलेट करना सिखाना है। तो सबसे पहले तो आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करो। कोई किसी को आता है हाफ लाइफ कैलकुलेट करना? आइए टी हाफ की बात करते हैं। इस टी हाफ का मतलब होता है कि आपका जो एटी है, एटी की वैल्यू होगी आपकी ए नॉट बाई टू, यही होगी। टाइम की वैल्यू हमने ले ली टी हाफ, के तो आपका कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। अब आपको कौन सी इक्वेशन लगानी, के वाली इक्वेशन लगाइए या टी वाली इक्वेशन लगाइए। एक इक्वेशन है जिसका नाम है, आपको सबको पता होगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन इक्वेशन नंबर 10 हाँ, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ये इक्वेशन थी नंबर 10। यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 10। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 10 में आप जो वैल्यूज हैं उनको पुट करिए, जो अननोन है उसको रहने दीजिए। तो ये टी हाफ हो गया इधर, 2.303 अपॉन के इधर आ गया, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारी ए नॉट है, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट माइनस अपॉन आपका कितना हो जाएगा 2। अच्छा, क्या मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, थोड़ी बहुत आती तो जरूर होगी, ऐसा तो है नहीं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.303 अपॉन के, ये बन जाएगा log 2। क्या सही कह रहा हूं मैं? ये log 2 बनेगा, पक्का? ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या आपको log की कुछ वैल्यूज याद हैं या नहीं है। log की कुछ वैल्यू आपको एकदम याद रखनी है, अपने एकदम जुबान पे होनी चाहिए। जैसे ही आप log देखो तुरंत आप याद कर लो। जैसे मैं कहूं कि भैया log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होगी? 0.3। अच्छा, log 3 की वैल्यू कितनी लोगे? एग्जैक्ट याद है? 3010 याद है तो बहुत ही बढ़िया है, जहन में होना चाहिए, जुबान में भी होना चाहिए। log 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.48। log 4 की वैल्यू कोई बताएगा? log 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 इंटू log 2 डेट इज इक्वल टू 0.6। log 5 की वैल्यू log 5 की वैल्यू होती है 0.6991 होती है, बट हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.7। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो आपको जनरली लगा के जल्दी आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी होती है 0.6991। अच्छा, log 7 की वैल्यू, log 7, अरे log 7 की वैल्यू बताइए। 0.85। क्या बात है, बहुत सही। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, बाकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है, अगर याद रख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद रखेंगे तो ऐसा नहीं है तबाही मच जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं आपको। अब सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। log 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.3, तो हमारे पास जो टी हाफ आएगा, टी हाफ आ जाएगा आपके पास 2.303 इंटू 0.3010 लिखना चाहो इसको लिख देना, डिवाइडेड बाय आपका के आ जाएगा। सॉल्व करके हमारा कितना आएगा? क्या लगता है सॉल्व करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी परेशानी किसी भी सज्जन को तो बता दे कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि कैसे आपने कर दिया।
वो डिपेंड करता है, 7/10 आप लिख सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरीके से है। अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर इसी रेशियो में होती है तो कट जाता है, तब हम उसको यूज कर लेते हैं। अदरवाइज ऐसे इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेने का कोई मतलब है नहीं, वैसे भी लॉग में काफी अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो किसी को बुरा तो नहीं लगा यहां तक पहुंचते पहुंचते? कोई थक गया हो कि सर अब हमसे नहीं हो पा रहा, हम थक गए यहां तक? चलिए, अगर नहीं थके तो बहुत बढ़िया। थक गए तो थकन छोड़ के जा सकते हो, ऐसा कहा जाता है, एक जगह मैंने सुना था। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे हमारे पास क्या क्या है देखें। आपसे मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइफ टाइम क्या होगी इस रिएक्शन की? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम TLT। आपसे कह रहा है कि TLT बताओ, T लाइफ टाइम। ओके, बहुत सही, बहुत कम बताया तुमने यार प्रत्युष, थोड़े और बढ़ा देते मजा ही आ जाता। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए एक बात अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि भाई जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है वो अपनी जिंदगी में कभी भी कंप्लीट नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक अपनी जिंदगी में कभी भी कंप्लीट नहीं होती, होती, होती। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पे आप लिख देना, यहां पे आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक never goes for completion, means t lifetime is tends to infinity। आपका जो t लाइफ टाइम होगा वो आपका क्या होगा? टेंस टू इंफिनिटी होगा। इसकी वैल्यू आपकी इंफिनिटी की तरफ जाएगी, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। अजी हाँ, सही बात है कि गलत है? सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और मेरे को यहाँ पे बतानी रह गई थी। यहाँ पे आप देखिए कि टी हाफ जो हमने हाफ लाइफ निकाला था, ये क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? टी हाफ क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इस बात को याद रखना, जब हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक किया था तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में हमने देखा था कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, जबकि आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं टी हाफ is independent from initial concentration। इज इट क्लियर? आपका टी हाफ क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन से। अब इतनी सारी बात, इतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए, किसी को कोई भी परेशानी इन सारे फॉर्मूलों में? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल करते हैं। आपको एक रिएक्शन दे रखी है A2 प्रोडक्ट, ठीक है, और आपसे कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन is 6.93 into 10 to the power minus 3 minute inverse। Calculate T half and T 2/3। आपको ये कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताइए
कितने लोगों को अभी तक ये जो हमने किए हैं फॉर्मूले वो समझ में आ गए? केवल मेरे पास 4 आंसर आते हैं हमेशा, बाकी लोग या तो चले जाते हैं, सो जाते हैं, खो जाते हैं, या फिर मम्मी की याद आ जाती है, या फिर बीवी की याद आ जाती है, किसी की याद आ जाती है कि मेरे घर वाले कहाँ चले गए, मेरी मम्मी कहाँ है ना? कोई है तो नहीं ऐसा? पहले तो ये बताओ ये कौन से ऑर्डर की काइनेटिक है? इसमें तो गिवन ही नहीं है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, इसमें तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे तुम निकाल रहे हो ऐसे ही? फर्स्ट ही होगी का क्या मतलब है? यूनिट से पता चला है, ओके। दिया है, कहाँ पे दिया है? यूनिट में दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम इतने समझदार तो हो कि यूनिट से पता लगा लेते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, सबको समझ में आ रहा है? आपको के की यूनिट दे रखी है, के गिवन है 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये जो मिनट इनवर्स है यही आपका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का सिंबल है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यूनिट है। ठीक है, अब अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो टी हाफ निकालना तो बड़ा आसान है। टी हाफ कितना हो जाएगा? 6.93, सॉरी, टी हाफ आपका क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन के, और आप वैल्यू पुट कर दीजिए 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका? यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2 मिनट, यानी ये आपका आ जाएगा 100 मिनट। ठीक है, ओके। T2/3 कितना आ रहा है? 166.16। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? T2/3 किसी और का आंसर आया? आप लोगों ने 2/3 नहीं निकाला अभी तक? कैसे करेंगे 2/3 को? ओके चलो, आंसर तो मैंने चेक करना है अभी, देखो। हाँ देखो, अगर आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना, अगला आपसे कह रहा है T2/3। बेटा देखो बहुत ध्यान से सुनो, देखो आपको फॉर्मूले समझ में आते होंगे, फॉर्मूले सबको आते होंगे, लेकिन उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। अगर आपने फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीख लिया तो आपका काम हो जाएगा। T2/3 का मतलब होगा कि जो आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 ऑफ a0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 ऑफ a0। बाकी का कुछ है ही नहीं सवाल में, आप बाकी तो केवल वैल्यू पुट करनी है। तो T2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग a0 अपॉन a0 माइनस 2/3 a0। यही करना है, इतना करा सबने? कितने लोगों ने इतना काम किया था? इतना काम कितने लोगों ने किया था? सबने किया था?
ऐसे ही बनाया है, गुड। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे t 2/3 इज इक्वल टू 2.303, नीचे आपका क्या दे रखा है 6.9 इंटू 10⁻³ लॉग, ये आपका क्या आ जाएगा 1/3, तो a0 अपॉन 1/3 a0 ये बनेगा। इज इट क्लियर? मैंने लॉग a0 अपॉन a किया है, क्यों a0 अपॉन a किया है, तो आपको कितना बचेगा वो लगाओगे, a की वैल्यू निकालोगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 a0। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो t 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 6.9 इंटू 10⁻³ लॉग 3, और लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, तो आ जाएगा 2.303 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.9 इंटू 4.8, ये आपका आएगा। अब इस 0.48, अब 0.48 और 0.69 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 से हो जाएगा, 3 6 3 3 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इससे आप इसको निपटा दो 2.3 2.3, तो ये आपका आ जाएगा 1, तो ये आपको कितना आ जाएगा 0.16 इंटू 10⁻³, तो ये कितना बना 160 आ गया। आ गया, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 159.51 आ रही होगी, मैंने तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व किया है, तो कितना आ रहा है 160 मिनट आ रहा है। तो कितने लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया? क्लियर है? अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना एक तरीका बता देता हूँ, a0 लेने का जो झंझट है वो आपका खत्म हो जाएगा। सिंपली आप एक फॉर्मूला देखो कि अगर आपको टाइम जो है वो परसेंटेज में दे रखा है, x%, यानी मान लो t 10% है, t 20% है, t 50% है, तो इसके लिए x% अगर आपको दिया हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला लगाना है 2.303 अपॉन k लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको डिवाइड में दे रखा है तो डिवाइड में भी लगा सकते हैं, इनको दो अलग अलग वैल्यूज में, तो एक तो फॉर्मूला आप ये अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 1/2 1/3 3/4 5/8 इस तरीके से अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दे रहा हूँ, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? एक आपका परसेंटेज का फॉर्मूला है और एक आपका फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, क्या कोई दिक्कत यहां तक? ये आपका क्या है फ्रैक्शन है। ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तब मैं आपको और चीजें सही नई नई चीजें समझा दूंगा। क्वेश्चन है आपके पास, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन t 50% एंड t 75%। चलो करके दिखाओ। आपसे कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए t 50% और t 75% में रिलेशन बताइए जल्दी से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फटाफट से इसका रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा।
मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। प्रत्युष का आंसर आया है, ओके। और कोई, किसी का कोई और आंसर? ओके अनिकेत, गुड। और बेटा कोई और नहीं, केवल 2 ही लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बता सकते हैं खुल के अपनी परेशानी? शालू, सना, प्रगति, बताइए। आदित्य, हाँ हाँ प्रत्युष, हाँ। आदित्य बेटा तुमने उल्टा लिख दिया बेटा, तुम्हें जो T75 उधर लिखना चाहिए था वो इधर लिख दिया। कुंदन का आंसर आया, बहुत बढ़िया कुंदन, क्या बात है। प्रगति, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। चलो आइए देखते हैं। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, आ जाओ। यहां पे देखो कि अगर मैं इसमें निकालूं, एक बहुत जनरली कैसे निकालना होता है, T50% का एक्सप्रेशन क्या है। मैं वो वाला नहीं लिख रहा कि आप 0.693 लिखोगे, आप वो मत लिखो, आप ये लिखो 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 50, यही तो लिखोगे। और T75 का लिखो, T75% ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75, यही तो है। आप दोनों को डिवाइड कर दो, लो डिवाइड करोगे तो 2.303 के कैंसिल आउट हो गए। ये आपका बचा क्या, ये आपका बचा है T50% अपॉन T75% इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 100/50। 100/50 क्या होता है, 1/2, तो ये आएगा log 1/2। नीचे आपका कितना आएगा 100/25, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2/1 होगा। हाँ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100/25, 100/25 डेट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा log 4। ठीक है, आप चाहे इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय 2 log 2, तो log 2 कैंसिल आउट हो गए, 1/2 आपका बचा है। तो रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, T50% इज इक्वल टू हाफ ऑफ T75%। ये रिलेशन आ गया। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं कि पहली बात तो आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, कि आपको ये याद रखना है कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है द पोर्शन ऑफ केमिकल, अगर वो 50% अपनी गिवन वैल्यू से 50% कम हो रहा है तो उसका टी हाफ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई रिएक्शन है 100 थी, 100 से ये रिएक्शन कम होके 50 पे चली गई, तो इसका कितना रिडक्शन हुआ है, कितना रिडक्शन हुआ है, 100 से 50 पे जाने में कितना रिडक्शन हुआ, 50% का। अब अगले रिडक्शन के लिए ये आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी अगले रिडक्शन के लिए। तो इसका अगर मैं 50% निकालूंगा तो कितना आएगा, 25। इज इट क्लियर, इसका अगर मैं 50% निकालूंगा तो कितना आएगा, 25। अच्छा इसका 50% निकालूंगा तो आएगा 12.5, यही आएगा। तो यहां पे जो भी टाइम लगेगा, यहां पे अगर सपोज करो कि 10 मिनट लगते हैं, तो यहां से यहां पे आने में भी कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। सेम यहां से यहां पे आने में भी कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कितना अमाउंट कम हो रहा है, हमें इससे मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है उसका कितना परसेंट कम हो रहा है। तो उसका जितना 50% होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर,
फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन से। यहां तक पहुंचने के लिए आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इस 100 से। यहां तक पहुंचने के लिए आपको जस्ट प्रीवियस वाली कंसंट्रेशन से लेना देना है, ठीक है। परसेंटेज ड्रॉप का जो टाइमिंग है वो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। परसेंटेज चेंज का जो टाइमिंग है वो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपसे सवाल पूछता क्या है कि रिलेशन आप बताते चले जाओ। तो मैं आपको कुछ रिलेशन लिखवा रहा हूं, आप उस रिलेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली क्लास में उन रिलेशन को यूज करके हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे रिएक्शन स्लो होता जाएगा और इनफाइनाइटली स्लो हो जाएगा और आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो आज मैं आपको आपके रिलेशन लिखवा दे रहा हूं, कल के लेक्चर में मैं ग्राफ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। मतलब कल के लेक्चर इन द सेंस कि नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा जब भी, उसमें आपको ये चीजें कराऊंगा। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। रिलेशन है ये सारे के सारे। आइए देखते हैं आपका क्या होता है। टी 50%, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी हाफ से। ये आपको सबको पता होगा। टी 75% का जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है, ठीक है। अच्छा, टी 87.5% का जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है, 3 टी हाफ होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे कह रहे हैं टी 93.75%, इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 4 टी हाफ। अच्छा, एक और सवाल, टी 99.9%, ये आपको क्या होता है, 10 टी हाफ होता है, ठीक है। इतना आप याद कर लोगे। इसके अलावा कुछ और याद करना है आपको। टी 99%, ये कितना होता है, टी 99%, ये टी 99% होगा। देखो टी 99 किसके बीच में आएगा, 4 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। 4 और 10 टी हाफ के बीच में कहीं लाई करेगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 20/3 टी हाफ। ये आप याद रखना, आपसे निकलवाऊंगा अभी मैं किसी ना किसी दिन। टी 99% होता है 20/3 टी हाफ। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि टी 90%, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू। अरे आधे से ज्यादा तो तुम्हें याद हो जाएगा करते करते, इतने न्यूमेरिकल करोगे कि यार सारे याद हो जाएंगे करते करते। तो टी 90% क्या हो जाएगा, 10/3 टी हाफ। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना टाइम बचाना है तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपसे आसानी से याद भी हो जाएंगे। और अगर आपके पास बहुत भरपूर टाइम है, आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास बहुत टाइम है, सॉल्व कर लोगे सब, तो इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, उनको निकालने का तरीका मैं बता दूंगा। अगला है हमारे पास टी 25%। तो टी 25% कभी भी हाफ ऑफ टी हाफ नहीं होता, ये होता है 0.415% और 0.415 ऑफ टी हाफ, ये होता है। इज इट क्लियर? कोई ऐसा जिसको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं बिल्कुल भी, कि सर क्या कह के चले जाते हो, हमें तो समझ ही नहीं आता, कोई ऐसा है? मैंने आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ आया है? बहुत ईमानदारी से आंसर दे दीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया है? ये वाला मैं तुम्हें ये मैंने जो लिखवाया है, ये जो आपको रिलेशन लिखवाए हैं, ये आपको पहली बात तो याद करने हैं। इन रिलेशन को आप याद कर लें, टी हाफ और टी इन परसेंटेज के बीच में, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं याद किसी भी वजह से, तो चिंता की बात नहीं है। कल के लेक्चर में जब मैं आपको रिलेशंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे वहां पे बहुत ही अच्छे से। जिनको अभी समझ नहीं आ रहे हैं उनको तब समझ आ जाएंगे। तो इतना वाला पोर्शन केवल आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके कॉपी में लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूं। आप लोगों में से किसी का कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है।